अब इसमें बेसिक हम बात किए थे कल सेकेंड लॉ में जो चीज़ों की जरूरत पड़ती है पढ़ने के लिए। सेकेंड लॉ में 3 स्टेटमेंट से मिलकर सेकेंड लॉ बनता है। अगर सेकेंड लॉ बोला जाए तो मैन है केल्विन प्लांक, एक है क्लॉसियस स्टेटमेंट और एक मैथमेटिकल रिलेशन है क्लॉसियस इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर सेकेंड लॉ बोला जाए तो ये सब है। स्पेशली बोला जाए केवल एक केल्विन प्लांक तो केल्विन प्लांक, क्लॉसियस तो क्लॉसियस। केल्विन प्लांक का क्या कहना है जरा हम समझेंगे। तो एक काम करो, इसमें लिख लो, पहले लिख लो फिर हम समझते हैं। लिख लो फिर समझते हैं। लिखना केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। नो प्रोसेस, नो प्रोसेस इज पॉसिबल, नो प्रोसेस इज पॉसिबल, कोई प्रोसेस ऐसा पॉसिबल नहीं है। नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result, no process is possible whose sole का मतलब SOLE कंप्लीट होता है टोटल, whose sole result, no process is possible whose sole result is the absorption of heat, sole result is the absorption of heat from a reservoir, absorption of heat from a reservoir and complete conversion of heat into work, and complete conversion of heat into work, complete conversion of heat into work। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का क्या कहना है आपको रटने की जरूरत नहीं है, बात समझोगे अपने टर्म में लिख सकोगे। क्या कहना है इसका? कहना है कि ऐसा प्रोसेस या उस प्रोसेस से बनने वाला डिवाइस नहीं पॉसिबल है जो क्या करे, केवल एक रिजर्वायर कल बताया था जिससे हीट लेते हैं उसको सोर्स बोलते हैं, जहां रिजेक्ट करते हैं उसको सिंक बोलते हैं। तो ऐसा रिजर्वायर पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा सोर्स पॉसिबल नहीं है या ऐसा ये पॉसिबल नहीं है जहां सिंगल रिजर्वायर से हीट ले और कंप्लीट हीट को वर्क में बदल दे। ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। अब क्या चीज बोल रहा हूं इसको समझते हैं। तो इस प्रोसेस अगर कोई लॉ है तो लॉ क्या होता है? सही होता है हमेशा। लॉ 1000 ऑफ एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उन सब एक्सपेरिमेंट का जब सेम रिजल्ट आता है तो क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं। तो लॉ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होता है, तो लॉ गलत नहीं हो सकता। तो अगर कोई लॉ है और उस पर बेस्ड कोई डिवाइस बना है तो वो डिवाइस भी रियली वर्क कर रहा होगा। तो हीट इंजन उस चीज पे जो बेस्ड डिवाइस है उसको बोलते हैं हीट इंजन, जो कि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट पे बेस्ड है। तो हीट इंजन अगर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर रहा है तो ये इन चीजों को फॉलो कर रहा होगा। अब हीट इंजन क्या करता है नहीं करता है हम सब एक बार में समझेंगे। पहले हीट इंजन के बारे में भी लिख लो, एक लाइन लिख लो। हीट इंजन इज ए डिवाइस, बेसिकली इंजन जो हम यूज कर रहे हैं गाड़ी, कार में, बसेज में और कई जगह। हीट इंजन इज अ डिवाइस ऑपरेटिंग इन ए साइकिल, कहीं भी प्लेन चलाने, तुम्हारा एरोप्लेन, जहाज, पानी, शिप, सब जगह। इज अ डिवाइस ऑपरेटिंग इन ए साइकिल, यानी साइकिल मतलब क्लोज प्रोसेस, इन अ साइकिल विच प्रोड्यूसेस वर्क, साइकिल विच प्रोड्यूसेस वर्क by converting part of heat into work, and reject remaining heat to sink, and reject remaining heat to sink और सराउंडिंग, एक ही बात है, टू सिंक और सराउंडिंग। ये सच में वर्किंग डिवाइस है। तो ये क्या बोल रहा है कि मतलब होता क्या, एक डिवाइस है जो क्या करता है, हीट लेता है और हीट का पूरा वर्क नहीं कन्वर्ट करता, हीट का कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करता है और जो रेस्ट बचा उसको क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। रियली जितने इंजन या डिवाइस है वो इसी
को फॉलो कर रहे हैं। रियल में ऐसा ही होता है कि हीट का कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट होता है और बाकी क्या होता है, सराउंडिंग में बाहर निकल जाता है। तो अब हीट इंजन इसको फॉलो करता है केल्विन प्लैंक को। अब केल्विन प्लैंक और हीट इंजन दोनों क्या करता है, इस पे बेस्ड डिवाइस है, तो हम इसको समझते हैं। मान लो, समझना इसको, ये हमने बनाया एक हीट इंजन। हीट इंजन को ऐसे लिख लिया सिंबॉलिकली, ये एक हीट इंजन हीट लेगा, हीट लिया, किससे लेगा, हीट जब भी लेगा गर्म से लेगा, सोर्स से लेगा, हॉट रिजर्वॉयर, हॉट रिजर्वॉयर, और यही क्या है, सोर्स और सोर्स, सोर्स, ठीक। तो ये हीट इंजन हीट लिया किससे, सोर्स से हीट लिया, और उससे क्या दिया, वर्क दिया। उससे वर्क दिया का मतलब है कि वो काम किया, उसके से जुड़ा शाफ्ट घूमा, रॉड घूमा, एक्सल घूमा, एक्सल घूमने से क्या हुआ, पहिया घूमा का, जो अगर कार चला रहे हो या जो भी है, या जो डिवाइस है वो मूव करा। तो हीट इंजन क्या लिया, हीट लिया, हीट ये किया और क्या किया, वर्क दिया, वर्क को W, और कुछ अमाउंट इसका क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, किसमें, कोल्ड रिजर्वॉयर। कंपैरेटिवली जो कोल्ड होगा वहां पे रिजेक्ट होगा, कोल्ड रिजर्वॉयर में रिजेक्ट होगा, या फिर सिंक या सराउंडिंग, ठीक। तो ये जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का कहना है, इसका कहना है क्या कि यही सही है, मतलब ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा का मतलब क्या, मान लो हीट Q1 लिया, कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट किया, दैट इज W, और कुछ पार्ट सराउंडिंग में रिजेक्ट होगा ही होगा। तो जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट उसका यही कहना, उसका ये कहना नहीं है केल्विन प्लैंक का कि हम किसी में ये वाला पार्ट गायब कर दें। मतलब अगर हम कोई इंजन ऐसा बना ले कि ये हीट इंजन है और इधर से एक रिजर्वॉयर है, एक रिजर्वॉयर या सोर्स है, यहां से हीट लिया और क्या कर दिया, वर्क दे दिया, ये अगर फिगर बनाते हैं तो ये फिगर मेरा गलत होगा, यानी कुछ हीट रिजेक्ट करेगा ही करेगा, सराउंडिंग में कुछ हीट रिजेक्ट करेगा ही करेगा, यही कहना है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का। और उसको फॉलो करते हुए जो रियल वर्किंग डिवाइस है दैट इज हीट इंजन। हीट इंजन क्या, सारा इंजन, कोई भी ऐसा इंजन या कोई भी ऐसा ये जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, जहां पे भी होता है, हर इंजन में ऐसा होता है। हर इंजन में बेसिकली इंजन क्यों चलता है, आपको पता है कि फ्यूल होती है, फ्यूल की क्या होती है, बर्निंग होती है, फ्यूल की बर्निंग होती है, बर्निंग के कारण क्या होता है, हीट के कारण होता है बर्निंग, बर्निंग के कारण उसका जो शाफ्ट होता है ये नीचे आता है, वो नीचे इसका जो अरेंजमेंट था पिस्टन सिलेंडर, तो पिस्टन नीचे आता है, उससे पिस्टन से कनेक्टेड शाफ्ट होता है, उसकी वजह से शाफ्ट घूमता है, शाफ्ट कनेक्ट होता है गियर से, गियर फिर दूसरे शाफ्ट को घुमाता है, फिर और कई सारे डिवाइस भी होते हैं, इंजीनियरिंग में जाके देखोगे। फिर उसके बाद करते करते क्या होता है, तुम्हारा लास्टली घूमता है तुम्हारा एक्सल जो पहिए से जुड़ा होता है, फिर पहिया घूमता है। तो खैर जो भी मामला है, कहने का मतलब जो है केल्विन प्लैंक का यही कहना है कि हम ऐसा इंजन बना ही नहीं सकते जो कि हीट रिजेक्ट करे ही ना करे। हम मिनिमम कर सकते हैं पर जीरो नहीं कर सकते। अब इससे क्या बात निकल के आती है, जरा देखते हैं। हमने कितना हीट दिया था, Q1 दिया था, उसका कुछ पार्ट क्या मिला, वर्क W, और कुछ पार्ट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, Q2। तो यहां से अगर मैं W इक्वल टू बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, Q1 माइनस Q2, ये बोलेंगे। अच्छा, इंजन के लिए एक टर्म यूज होता है, इसको बोलते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी वर्ड का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी का मतलब होता है कितना इफिशियंट है, कितना इफिशियंट है। कितना इफिशियंट का मतलब है अपने काम को जो दिया गया वो कितने अच्छे से कर पा रहा है। इफिशियंसी के लिए जनरली ये सिंबल यूज किया जाता है, इसको ईटा पढ़ते हैं, जो विस्कोसिटी के लिए भी यूज कर रहे थे, तो इसके लिए ईटा यूज करते हैं इफिशियंसी के लिए। तो इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी होता है आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट बाय इनपुट यानी हमने इनपुट, क्योंकि आउटपुट का कंपेयर इनपुट से ही किया जाना चाहिए। मान लो किसी को आउटपुट हम 100 दे रहे हैं और वो 60 का काम कर रहा है और कोई 80 का काम कर रहा है, तो हमको ये बताना होगा कि हम इनपुट कितना दे रहे हैं। मान लो किसी को 200 दे रहे हैं, 200, और वो 80 का काम कर रहा है, और किसी को 100 ही दे रहे हैं, वो 60 का काम कर रहा है, 100 वाले की एफिशिएंसी ज्यादा है। हमको दोनों का इनपुट सेम देना होगा, तभी कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिकली हमेशा 1 से कम आएगा। अगर 1 हो गया तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ही वॉयलेट हो जाएगा, जो गलत होगा। आउटपुट बाय, जो आइडियल केस होगा, आउटपुट रियल केस नहीं होगा।
आउटपुट बाय इनपुट, यहाँ पे आउटपुट में हमको क्या चाहिए, किस लिए इंजन बनाया, वर्क करने के लिए बनाया। आउटपुट क्या चाहिए, वर्क चाहिए। और इनपुट में हमने क्या दिया, हीट दिया। इनपुट में हमने हीट दिया, इनपुट में हमने Q1 दिया, इसी से तो वर्क मिला। तो इनपुट क्या है, Q1 है। तो यहां अगर मैं लिखता हूं W बाई Q1, तो जरा समझना, इधर लिख लेते हैं बाकी। तो W बाई Q1 यहां पे अगर मैं बात करता हूं, हाँ देखिए बात, तो इफिशियंसी को हम W को हम क्या लिख सकते हैं, W को हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 बाय क्या है Q1। तो Q1 से Q1 क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1। यानी इफिशियंसी का फॉर्मूला एक तो बेसिक वो ठीक है, ये तो है ही आपका W बाई Q1 आउटपुट बाय इनपुट, और दूसरा हम बात कर सकते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1, Q2 कितना हीट रिजेक्ट किया और Q1 कितना हीट मिला था। ये है रियल केस, रियल में इफिशियंसी यही होती है। लेकिन थोड़ा अगर हम बात करें, अगर इसी में मान लो नोट देके बात करें, नोट समझना, इफ मानते हैं, ऐसा प्रैक्टिकल तो नहीं है लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए मानते हैं, इफ हमने बोल दिया Q2 इक्वल टू 0, Q2 0 का मतलब क्या है, Q2 0 का मतलब है हीट रिजेक्ट ही नहीं हो रहा कि, हाँ Q2 0 का मतलब है कि तुम्हारा हीट रिजेक्ट ही नहीं हो रहा, यानी टोटल हीट किस में कन्वर्ट हो गया है, वर्क में। उस केस में Q2 0, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और 1 का मतलब क्या होता है पूरा, 1 का मतलब पूरा, पूरा का मतलब क्या होता है 100%, यानी हाँ 100% इफिशियंसी हो जाएगा। कब, अगर हीट रिजेक्शन 0 हो। लेकिन हीट रिजेक्शन 0 होगा तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ही वॉयलेट हो जाएगा, लॉ ही चला जाएगा आपका। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वॉयलेट हो जाएगा। चूंकि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वॉयलेट नहीं हो सकता, इसका मतलब हीट रिजेक्शन भी 0 नहीं हो सकता, और चूंकि हीट रिजेक्शन 0 नहीं हो सकता, इसलिए इफिशियंसी भी 100% नहीं हो सकती। यानी कोई ऐसा इंजन नहीं बनाया जा सकता जिसकी इफिशियंसी 100% हो, जो पूरे हीट को वर्क में बदल दे। कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट होगा ही होगा। हम भले किसी डिवाइस का हीट रिजेक्शन मिनिमम कर सकते हैं, पर 0 नहीं कर सकते। जितना कम करेंगे उतनी अच्छी बात है, इफिशियंसी उतना ज्यादा होगा, लेकिन 0 नहीं कर सकते। Q2 को जितना कम करोगे ये वैल्यू उतना ज्यादा होगा, 1 में उतनी कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। तो इसीलिए आप देखते हो टाइम टू टाइम जो डिवाइस आ रहे हैं, कोई डिवाइस भी इवन जो आ रहे हैं, वो सबका हीट रिजेक्शन कम होता जा रहा है, तो डिवाइस ज्यादा इफिशियंट काम करता जा रहा है, पर 0 नहीं कर सकते। आप पुराना कंप्यूटर आप लोग नहीं देखे होंगे, पहले जो कंप्यूटर आता था, जब कंप्यूटर नॉर्मल रूम में हम रख ही नहीं सकते थे, डिब्बा वाला तो आता ही था पीछे टीवी की तरह निकला हुआ, लेकिन उस कंप्यूटर को अभी तो किसी भी रूम में कैसे जगह में रख देते हो ना। पहले कंप्यूटर जब नया नया आया था तो उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, कुछ पाइप सा समझ लो, पाइप के हेल्प से चार्ज को भेजा जाता था। वैक्यूम ट्यूब वगैरह से कैसे काम होता है, ये क्लास 12th में सेमीकंडक्टर चैप्टर है, वहां पे बात करते हैं इन सब के बारे में, उस पर डिटेल बात नहीं करेंगे। बस इतना जान लो कि चूंकि वो इतना ज्यादा हीट रिजेक्ट करता था कि कंप्यूटर चलाने के लिए एसी कमरा रखना पड़ता था। एसी छोटा कमरा लोग रखते थे और उसी में कंप्यूटर होता था। क्यों, क्योंकि हीट रिजेक्शन ज्यादा था, इफिशियंसी कम थी, उतना फास्टर कैलकुलेशन नहीं करता था, फटफट आपका काम जल्दी जल्दी नहीं कर जाएगा। जैसे अभी का मोबाइल आप 10 फंक्शन दे दो, 20 फंक्शन दे दो, गर्म नहीं होगा। हैवी गेम चल रहा है, इधर यूट्यूब खोले हो, इधर ये खेले हो, अब तो स्प्लिट भी कर लेते हो विंडो को, तो भी क्या होता है, वो काम करता है, हैंग नहीं करता। अच्छे मोबाइल पहले 1-2 फंक्शन में हैंग कर जाता था, तो जब नया नया आया था तो कैलकुलेशन उसका तुम्हारा वीक था। क्यों, क्योंकि हीट रिजेक्शन ज्यादा था, इफिशियंसी कम थी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे सिस्टम आया, फिर नॉर्मल बाहर रखने लगे, हम बाहर रखने लगे, वैक्यूम ट्यूब वाला सिस्टम धीरे धीरे हटा, अब तो फ्लैट आने लगा। तो क्या होता है, हीट रिजेक्शन कम हो गया। आप नॉर्मल कंप्यूटर जो होता है, जो डेस्कटॉप होता है, उसमें चलता है तो फैन की आवाज सुनते होगे। फैन की आवाज क्या होती है, वो सीपीयू के अंदर फैन चलता है, वाइब्रेशन सुनते होगे। वाइब्रेशन वो सीपीयू के अंदर फैन है, उसकी आवाज है। फैन क्यों चल रहा है, कोई हीट निकल रहा है, लेकिन पहले से कम हुआ तो वो फास्टर हुआ। फिर आप लैपटॉप भी चलते चलते कुछ देर में लैपटॉप में बेड पे रखे हो, कहीं रखे हो, वाइब्रेशन थोड़ा फील होता है, वो क्या है, लैपटॉप के फैन चलने की आवाज है। क्यों फैन चल रहा है, क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रहा है, इसलिए सिस्टम चला रहा है। तो वो पर पहले से कम हुआ, अब और आजकल क्या हो गया, तो और कम हो गया है, पर 0 नहीं कर सकते। जितना कम करते जाओगे उतना बेटर है, इफिशियंसी उतनी ज्यादा होती जाएगी। लेकिन इतना भी कम नहीं कर सकते कि हम 0 ही कर दें, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इतना क्लियर कहानी है। बाकी इसके बारे में भी कुछ बातें लिखाऊंगा, पहले जितना है बोर्ड पे नोट कर लो। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे, अगर ये हीट रिजेक्शन 0 है तो इफिशियंसी क्या होगी, 100% होगी।
तो नोट देके वो लिखा था उसमें लिख लो, लिख लो। यहां लिखे एफिशिएंसी 1 और 100%। उसके बाद कोमा देके लिखना, उसी में कोमा देके लिखना विच वायलेट्स केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, विच वायलेट्स केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, फुल स्टॉप। चूंकि ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है, इसलिए ये सही नहीं हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना सकते जो हीट रिजेक्शन ना करे या जिसकी इफिशियंसी क्या हो, 100% हो। लिखो सो ए डिवाइस whose efficiency is 100%, so a device whose efficiency is 100% cannot be practically possible, और लिख लो और it is impossible to make a device which completely converts heat into work, while exchanging heat from a single reservoir, ठीक है। अच्छा, यहाँ सिंगल रिजर्वायर का क्या मतलब है? सिंगल रिजर्वायर का मतलब है, क्या मतलब है कि मान लो सिंगल रिजर्वायर का क्या मतलब है, मान लो, समझो जरा बात को, कि ये हम बोल रहे हैं 100 जूल हीट मिला, हम बोल रहे हैं 100 जूल वर्क नहीं मिलेगा। तो मान लो इस 100 जूल से 70 जूल वर्क मिला, 30 जूल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ये सिंगल रिजर्वायर से डील हो रहा है, एक से हीट ले रहा है, कहीं रिजेक्ट कर रहा है। हम बोल रहे हैं सिंगल रिजर्वायर से जब ऐसा हो रहा है, मान लो इससे ज्यादा रिजर्वायर, एक और रिजर्वायर बना दिया, समझो जरा बात को, एक और मान लो रिजर्वायर बना दिया, एक और बना दिया सोर्स, एक और रिजर्वायर बना दिया, और ये भी मान लो हीट दे रहा है से कुछ दे रहा है, क्यू डैश मान लो दे रहा है, और ये कितना हीट दे रहा है, मान लो ये भी से कुछ दे रहा है, मान लो 80 जूल दे रहा है, ये भी मान लो कितना दे रहा है, तो ये मान लो 80 जूल दे रहा है। अब इससे क्या हुआ, इससे भी 30 ले लिया, इससे मान लो 30 ले लिया, और बाकी 50 रिजेक्ट कर दिया, तो 50 रिजेक्ट कर दिया। कुछ अपने जो बताना चाह रहे हैं वो समझो। तो ये कितना हो गया, 100 जूल हो गया। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब इसको नहीं देखना, इस पे ध्यान हमारा नहीं गया, तो हम क्या बोलेंगे, 100 लिया, 100 ये कर दिया, मतलब 100 लिया, 100 का वर्क दे दिया। पर ऐसा कब हुआ, जब एक और रिजर्वायर ले आए। हमने कहा इसलिए सिंगल रिजर्वायर के केस में एक से देख रहे हैं, तो एक ही फोकस कर रहे हैं, एक से ले रहा है, वर्क कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, कोई दूसरा नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज करना चाह रहे हैं सिंगल रिजर्वायर, ठीक। तो खैर ये बात तो हो गई। अब देखो एक चीज, एक बात और है यहाँ पे, ऐसे उतना नहीं है सिलेबस में, आपके नहीं पूछता, लेकिन ठीक है। ये हम बोले प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, केल्विन प्लैंक को वायलेट करता है। ये क्या है, ये आइडियल केस है, ये आइडियल केस है। लेकिन अगर आइडियली बोले, सच में तो हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा डिवाइस बनाया जा सके तो वैसे डिवाइस को बोला जाता है, इस आइडियल डिवाइस को PMM1। इसका पूरा नाम है P परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। परपेचुअल मोशन, जो कंटिन्यूअसली मोशन देते रहे, मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड या फर्स्ट टाइप, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। तो ये नहीं है आपके सिलेबस में उतना, लेकिन बता दिया कि ऐसा अगर डिवाइस पॉसिबल हो तो उसको PMM1 बोलते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, जो कि एक आइडियल केस है। तो खैर ये ऐसे ज्ञान के लिए था, कुछ खास नहीं। तो ठीक है, ये क्लियर है। अब अगला स्टेटमेंट आते हैं इसका, सेकेंड लॉ में एक और स्टेटमेंट है। सेकेंड लॉ यही हीट और वर्क से ही डील करता है, तो जितने स्टेटमेंट है उसी से डील करेंगे, और उसके
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे डिवाइस है, जैसे हीट इंजन के हम देख लिए डिवाइस कई सारे काम करते हैं, वैसा डिवाइस जो हीट को रिजेक्ट कर रहा है, जो हीट ले रहा है, वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, उस टाइप का डिवाइस। तो अब जो हम बात करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे स्टेटमेंट पे, दैट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट, दैट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। कैल्विन प्लैंक देख लिया, दूसरा इसमें स्टेटमेंट बात करते हैं, दैट इज क्लॉसियस। हाँ, साइंटिस्ट का नाम पे क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस का क्या कहना है? क्लॉसियस का कहना सिंपली ये था, आप जानते हो हीट कैसे फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो कोई बॉडी अगर सराउंडिंग से और ज्यादा टेम्परेचर पे तो वो हीट रिजेक्ट करेगा। मान लो कमरे का टेम्परेचर है से 20 डिग्री सेल्सियस और ये है अभी कुछ 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा, ये हीट रिजेक्ट करेगा। कब तक करेगा? जब तक ये सराउंडिंग के इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप समझो जरा बात, कि सराउंडिंग है 20 डिग्री सेल्सियस पे और ये है अभी मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये तो हीट रिजेक्ट नहीं करेगा, ये तो हीट गेन करने लगेगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं, एक काम करेंगे, इसका हम टेम्परेचर 10 से और कम करना चाहते हैं, 10 से हम और करना चाहते हैं, जबकि सराउंडिंग 20 है। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं हो सकता, मतलब नेचुरली नहीं हो सकता ऐसा। उसके लिए हमको कोई डिवाइस लगा के इससे हीट खींचना पड़ेगा। इसका यही कहना है। जो कहाँ होता है? जो फ्रिज में होता है। फ्रिज क्या करता है? आपका ठंडा रखता है टेम्परेचर, गर्मी में जितना सराउंडिंग टेम्परेचर है उससे फ्रिज का टेम्परेचर काफी कम रहता है। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो नहीं है ना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? अपने आप तो ऐसा होगा नहीं, हमको हीट निकालना पड़ेगा। जिसके लिए क्या होता है, फ्रिज होता है। फ्रिज में को हम क्या करते हैं? पावर सप्लाई देते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तब फ्रिज चलता है। तो पावर सप्लाई देते हैं, तो पावर सप्लाई लेके फ्रिज क्या करता है? हीट को रिजेक्ट करता है। तो ये कहना है इसका। देखेंगे अभी, देखो क्लॉसियस सिस्टम में लिखो क्लॉसियस। इस पे और भी डिवाइस बात करेगा, हम बात करेंगे। लिखो इट इज, इसका स्टेटमेंट लिखना क्लॉसियस का। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट, टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर, फ्रॉम लोअर टेम्परेचर to higher temperature. It is impossible to transfer heat from lower temperature to higher temperature. Lower temperature to higher temperature, higher temperature without any external, without any external input, without any external input, यानी बिना कोई इनपुट लिए, जो जैसे पावर सोर्स से, तो विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट लिख लो। इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, ये पॉसिबल नहीं है विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट। हाँ, एक्सटर्नल इनपुट के साथ बात अलग है। तो बात समझ में आ रही है? यानी इसका सिंपल सा ये कहना है कि, ये कहाँ गया कपड़ा, इसका सिंपल सा कहना है, अच्छा यहाँ कपड़ा, तो इसका सिंपल सा कहना क्या है समझते हैं। अब देखो, मान लीजिए हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर। कोई डिवाइस ऐसा नहीं है जो क्या करेगा कि लोअर से हीट लेके हायर को रिजेक्ट करेगा। ऐसा डिवाइस अगर बना देते हैं तो ऐसा डिवाइस ही पॉसिबल नहीं है। ये कहना है क्लॉसियस का, मतलब लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी से हीट लेगा और हायर को देगा। मतलब बॉडी का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग का ज़्यादा है, और जिसका कम है वही हीट निकाल रहा है। ऐसा डिवाइस पॉसिबल नहीं है
जब तक कि इस पे वर्क नहीं किया जाए। कहने का मतलब ये है, तो ये ऐसा डिवाइस नहीं बनाया जा सकता। हाँ, इस डिवाइस में मैं ऐसा कर दूं, ऐसे W लिख दूं, मतलब इस पे वर्क किया जा रहा है, मतलब कुछ एक्सटर्नल इनपुट लगा के इससे अब हीट खींचा जा रहा है लोअर से, तब पॉसिबल, तब ये सही है। अगर मैं ये बना देता हूं तो ये सही है, लेकिन अगर ये अच्छा, दोनों का फर्क है। अगर इस तरह से बना रहे हैं मतलब इस पे वर्क हो रहा है, और अगर हम ऐसे दिखा रहे हैं मतलब ये वर्क कर रहा है, तो अगर मैं इस पे ये सिंबल बना देता हूं तो ये मेरा फिर सही है, क्लॉसियस सही कहता है। लेकिन अगर ये नहीं बनाते, इस पे कोई वर्क नहीं करेंगे, तो ये नेचुरली ये गलत। बात समझ में आ रही है? तो ये, हाँ बोलो, बंद रहेगा मतलब वर्क कर ही कैसे सकेगा? लोअर टेम्परेचर से हाईयर टेम्परेचर वर्क कहां से करेगा? तुम वो वर्क कहां से करेगा? वर्क कब करता है? कोई चीज वर्क कब करता है? जब उसके पास एनर्जी होती है। जब उसके पास एनर्जी होती है, एनर्जी किस वजह से होगी? यहाँ पे हीट की वजह से बात कर रहे हैं, हीट की वजह से धक्का मिलेगा। अब अपने किसी का टेम्परेचर इसका सराउंडिंग से कम है, ये कैसे ट्रांसफर कर पाएगा ये? और इससे अगर हीट निकालोगे भी तो इस पर वर्क करना होगा, इस पे वर्क करना होगा। दो तरह के डिवाइस होते हैं, एक एनर्जी देते हैं और एक पे तुमको एनर्जी देनी पड़ती है। एक होता है जनरेटर, एक होता है पावर प्लांट। ये सब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे रहा है तुमको, तुम उसमें प्रोसेस कर रहे हो, इंजन चला रहे हो, फलाना चला रहे हो, पावर प्लांट में पानी गिर रहा है, ये हो रहा है, दिस हो रहा है, दैट हो रहा है, वो बाद में तुमको एनर्जी दे रहा है। वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। कुछ डिवाइस होते हैं जिसको चलाने के लिए तुमको एनर्जी देना पड़ता है। फ्रिज तुमको कुछ नहीं दे रहा, फ्रिज तुमको वर्क नहीं, फ्रिज के लिए तुम क्या करो, फ्रिज को एनर्जी दे रहा, फ्रिज एनर्जी जनरेट करके नहीं दे रहा, फ्रिज किसी चीज को घुमा नहीं सकता। मोटर को तुम एनर्जी दे रहे हो, पावर सप्लाई देके दे रहे हो, वो एनर्जी ले रहा है, वो एनर्जी ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके नहीं दे रहा। तुम्हारा हीटर एनर्जी ले रहा है, पावर सप्लाई ले रहा है, और कुछ है जो पावर जनरेट कर रहा है, सप्लाई, दोनों में फर्क है, एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो वो अलग चीज है। तो ये है तुम्हारा, अभी इस पे देखेंगे, पहले लिख लो इसको जल्दी से। अब जैसे केल्विन प्लैंक था, उस पे जो बेस्ड डिवाइस है उसको हम बोलते थे हीट इंजन प्रैक्टिकली। तो इस पे भी दो तरह की डिवाइस बेस्ड है, एक रेफ्रिजरेटर और एक बोलेंगे हीट पंप। रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज वगैरह बोलते हो, और हीट पंप क्या है? हीट पंप तुम्हारा जो ब्लोअर वगैरह घरों में यूज करते हो। तो पहले हम एप्लीकेशन वाले डिवाइस पे एक एक करके बात करेंगे। एक बात करेंगे रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का मतलब कोई भी ऐसा चीज जो सराउंडिंग से टेम्परेचर को क्या रखता है? कम रखता है। उस रेफ्रिजरेटर में आपका घर का फ्रिज भी है, उस रेफ्रिजरेटर में आप जो आइसक्रीम कुल्फी खरीदने जाते हो उसका जो बड़ा सा बक्सा होता है वो भी रेफ्रिजरेटर है। तो लिखो रेफ्रिजरेटर, लिखो रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस। रेफ्रिजरेटर में लिखना, रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस which maintains lower temperature compared to surrounding, which maintains lower temperature compared to surrounding। ये सराउंडिंग से टेम्परेचर क्या मेंटेन रखता है? लोअर। इसका काम ही है, पर्पस ये है कि सराउंडिंग से टेम्परेचर क्या मेंटेन रखो? कम रखो। ठीक है, अब देखो समझना, हाइयर टेम्परेचर, फ्रिज का केस देख रहे हैं तो फ्रिज में हाइयर टेम्परेचर कहाँ का होता है? सराउंडिंग का, बाहर से कम रखना है, पर्पस यही है, हाइयर टेम्परेचर सराउंडिंग। ठीक, ये हमने लिख लिया रेफ्रिजरेटर। ठीक, रेफ्रिजरेटर। और इधर है लोअर टेम्परेचर, समझना, लोअर टेम्परेचर। ठीक, अब देखो यहां तक फिगर मेरा गलत है, यहां तक फिगर मेरा गलत है। इस फिगर को सही करने के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि इस पे वर्क कर रहे हैं, इसको पावर सप्लाई दे रहे हैं, तभी ये तुम्हारा क्या होगा, हीट को क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर पाएगा, सराउंडिंग से कम मेंटेन कर पाएगा। अच्छा, इधर मान लो हीट को जो दिखाया था वही सिंबल इससे ले रहा है, इधर रिजेक्ट कर रहा है, इसको Q1 से लिखे थे, Q1 ही लिख चलते हैं इधर वाले को, इधर को Q2 से, मतलब Q2 इधर का है और सराउंडिंग से क्या कर रहा है? कम टेम्परेचर मेंटेन रख रहा है। यहां पे जब हम बात करेंगे, यहां पे हम क्या लिखेंगे समझो,
एरो देखो, W इधर से, Q2 इधर से है, इक्वल टू क्या होगा, Q1। एरो दिख रहा है, W Q2 Q1, तो यहां से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। अच्छा एक बात जानना, इसमें कभी भी हम बात नहीं करते हैं या बात नहीं करेंगे किसकी, कभी भी बात यहां नहीं करेंगे हम इफिशियंसी की, क्योंकि यहां इफिशियंसी ये कोई तुमको आउटपुट में कुछ नहीं दे रहा, मतलब आउटपुट में ठंडा कर रहा है, आउटपुट में तुम्हारा कोई काम कर रहा है, आउटपुट में तुमको एनर्जी नहीं दे रहा, ये तो एनर्जी ले रहा है, पावर सप्लाई ले रहा है चलाने के लिए। तो यहाँ जो टर्म यूज होता है इफिशियंसी ना यूज होके, यहाँ जो टर्म यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ बोलते हैं COP शॉर्ट में, या पूरा बोलेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जिस चीज के लिए बनाया गया है वो कैसा परफॉर्म कर पा रहा है, वो बेटर परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो यहां जो टर्म यूज होता है COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसे लिखते हैं COP शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं किसका, तो रेफ्रिजरेटर का, REF शॉर्ट में लिख दिया। तो रेफ्रिजरेटर COP का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कैसा परफॉर्म कर पा रहा है। ये इनपुट में क्या ले रहा है, एनर्जी ले रहा है, इनपुट में ले रहा है ना एनर्जी, आउटपुट में एनर्जी नहीं दे रहा, पर इनपुट में एनर्जी ले रहा है, पावर सप्लाई चाहिए चलाने के लिए, और आउटपुट में क्या दे रहा है, गर्म ठंडा, जो भी पर्पस है ठंडा रखना, ठंडा दे रहा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसका जो फॉर्मूला बोलेंगे तो ये बोलेंगे डिजायर्ड इफेक्ट बाय एनर्जी इनपुट, इसका फॉर्मूला बोलेंगे डिजायर्ड इफेक्ट बाय एनर्जी इनपुट, जो हम चाह रहे हैं वो डिजायर्ड दे रहा है कि नहीं, और बदले में हम क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो समझना, तो COP रेफ्रिजरेटर का जब हम बोलेंगे डिजायर्ड इफेक्ट बाय एनर्जी, एनर्जी क्या ले रहा है, Q2 Q1, डिजायर्ड इफेक्ट बाय एनर्जी, एनर्जी वर्क ले रहा है, एनर्जी इनपुट, इनपुट के लिए क्या दिए, पावर सप्लाई दिए, स्विच ऑन किए, बिना स्विच ऑन किए रेफ्रिजरेटर चलेगा, नहीं चलेगा, उसके फंक्शनिंग के लिए स्विच ऑन करना पड़ेगा। तो एनर्जी इनपुट क्या होगा, वर्क, एनर्जी इनपुट क्या होगा, वर्क, और इफेक्ट क्या है, गर्म या ठंडा रखना, तो ये ठंडा रखता है, और ठंडा वाला पार्ट क्या है, ठंडा साइड क्या है, Q2, ठंडा साइड क्या है, Q2, तो क्या बोलेंगे Q2 बाय W, ठंडा साइड क्या है, Q2, तो Q2 बाय W, या इक्वल टू क्या बोल देंगे Q2, और W इक्वल टू क्या है, हाँ कैसे करोगे बताओ, हाँ। तो इसका जो फॉर्मूला आता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का, ये आ जाएगा Q2 बाय Q1 माइनस Q2, यानी Q2 बाय W, बात समझे। तो इसका काम है तुमको कुछ ठंडा या गर्म देना, तो बोलते हैं इसलिए कैसा, जिस इसका पर्पस हम क्या देखेंगे कि मेरा फ्रिज जो लिया है रेफ्रिजरेटर है वो कितना ठंडा रख पा रहा है कि नहीं, वो एफिशिएंटली ठंडा रख पा रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। ये कैसे वर्क करता है, सिंपली वर्क करता है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि आपका सराउंडिंग गर्म है तो सराउंडिंग से लिया गर्म में, उसमें सराउंडिंग का एयर आता गया, चूंकि फुल्ली इंसुलेट तो 100% इंसुलेट कोई हो ही नहीं सकता, आइसोलेट। तुम्हारा थर्मस फ्लास्क भी है, 2 घंटा 10 घंटा 20 घंटा 50 घंटा ऐसे ही रखेगा, पर कभी ना कभी तो जाके होगा ही। तो फ्रिज भी बॉक्स ऐसा नहीं है कि एक बार ठंडा हो गया बॉक्स बंद हमेशा ठंडा है, कुछ देर बाद वो गर्म होगा ही होगा, फुल्ली इंसुलेटेड हो ही नहीं सकता। तो एक बार ठंडा है तो कुछ देर तक रख रहा है, फिर उसके अंदर हवा भरी जा रही है, गर्म हवा, तो गर्म हवा जो है उससे हीट को क्या करना है, रिजेक्ट करना है, तो अपने आप ठंडा हो जाएगा। हीट को रिजेक्ट करने के लिए क्या करते हो, पावर सप्लाई देते हो, स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑन करने से क्या होता है कि उसमें से हीट को बाहर निकालता है, हीट को बाहर क्या निकालता है, फिन्स निकालता है, पीछे देखे हो ऐसा बना होता है, फ्रिज के पीछे इस तरह से होता है, उसको देखना, फ्रिज का उस पार्ट पे पीछे गर्मी लगता है, क्यों, क्योंकि वो हीट रिजेक्ट करता है, फिन्स बोलते हैं उसको। तो वो क्या करता है, हीट रिजेक्ट करता है आपका। तो क्या किया, कुछ कुछ देर पे आप डिपेंड करता है कूलिंग कितना की हो, और कूलिंग बहुत ज्यादा कर दी हो तो उसको कम टेम्परेचर काफी रखना है, तो वो उसी हीट को निकालने का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी जल्दी करने लगेगा, कूलिंग ज्यादा की हो तो, क्योंकि उसको ठंडा रखना है। मान लो से 10 मिनट पे फिर से गर्म हो जाएगा 2 मिनट पे, तो इसलिए कुछ कुछ देर पे आप फ्रिज के वाइब्रेशन की आवाज सुनाई देती है आपको। वो आवाज क्या होती है, अब तो कम इफिशिएंट हो गया, चूंकि अब
हीट रिजेक्शन पहले से कम हो गया है ताकि अच्छा हो, लेकिन क्या है फिर भी आवाज सुनाई देगी, तो आवाज सुनाई देती है, अगर देती है तो वो क्या है, वो हीट निकलने की आवाज है। कूलिंग जितना जल्दी किए हो, जितना ज्यादा किए हो, वो आवाज उतना जल्दी सुनाई देगा, हीट उतना रिजेक्ट करता जाएगा। तो एक सिंपल सा ऐसे ही क्वेश्चन चलता है, बात चलता है कि कमरा है, कमरे में फ्रिज रखा है और फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो, और फ्रिज चल रहा है, तो कमरा गर्म होगा कि ठंडा होगा? क्यों? फ्रिज का काम तो ठंडा रखना है, तो गर्म कैसे हो जाएगा? हाँ, क्योंकि कमरे का जो फ्रिज का जो पीछे वाला पार्ट है हीट रिजेक्शन, वो तुम्हारा क्या है, कमरे के अंदर ही है। जब तुम फ्रिज का दरवाजा बंद रखे हो तो उसका जो सिस्टम है वो उतना बॉक्स डिब्बा ही है, तो उसको छोटे से उतने जगह में ठंडा रखना है, तो वो तुम्हारा हीट निकालता जाएगा। जब तुमने दरवाजा खोल दिया तो उसके लिए जो सिस्टम हो गया, वो सिस्टम पूरा कमरा हो गया, अब वो पूरे कमरे को ठंडे रखने की कोशिश करेगा। इतने को ठंडा रखने के लिए उसको बहुत जल्दी जल्दी हीट निकल रिजेक्ट करना पड़ेगा, पर जो रिजेक्ट हो रहा है वो वाला पार्ट भी क्या है, फिन्स कमरे के अंदर ही है, तो बार बार एक्चुएटर होता है, एक मशीन सेट होता है हीट रिजेक्शन के लिए, इससे ठंडा हुआ, इससे जैसे गर्म हुआ, फिर एक्चुएटर तुम्हारा फंक्शनिंग किया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, फंक्शनिंग किया, हीट निकाल दिया, फिर एक्चुएटर फंक्शनिंग किया, हीट निकाल दिया। तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होगा, तो बहुत जल्दी जल्दी होगा, तो चूंकि उसका फिन्स वाला पार्ट भी कमरे में, तो कमरा क्या होगा, गर्म होगा। तो अगर तुम्हारा एसी और इसमें क्या अंतर है, एसी क्या करता है, एसी का जो विंडो एसी हो या स्प्लिट हो, विंडो एसी का जो तुम्हारा हीट रिजेक्शन वाला पार्ट होता है वो खिड़की से बाहर होता है, तुम कभी गुजरोगे उधर से तो इरिटेशन होगा, गर्मी फील होगी, तो वो भी वही काम कर रहा है। वो एसी क्या कर रहा है, सिंपली एसी ये करता है कि गर्म हवा को बाहर करता है और फिर ठंडा हवा को ब्लो कर देता है। कूलर में क्या अंतर है, कूलर सिर्फ सीधे हवा को ब्लो कर रहा है, तो कन्वेक्शन के हिसाब से कमरा ठंडा हो रहा है, पर गर्म हवा को निकाल नहीं पा रहा है, तो इसलिए कंपैरेटिवली कूलर उतना ठंडा नहीं करता। पर एसी क्या कर रहा है, तुमको कमरे से हीट को निकाल भी रहा है और हवा को फेंक भी रहा है, चूंकि उसका वो वाला पार्ट बाहर होता है रिजेक्शन वाला, इसलिए कमरा ठंडा करता है। तो प्रैक्टिकली तो नहीं मतलब है, लेकिन ऐसे बता रहे हैं कि अगर फ्रिज को भी खिड़की पे रख दिया जाए और दरवाजा खोल दिया जाए और फ्रिज का जो वो फिन्स वाला पार्ट है वो दरवाजे के बाहर चला जाए, दरवाजे के बाहर रखा जाए, तो फ्रिज भी क्या करेगा, ठंडा ही करेगा, क्योंकि रिजेक्शन वाला पार्ट बाहर हो गया। अच्छा, एसी क्या करता है, गर्म हवा को बाहर लेता है, इसलिए बोलते हैं कई बार कि अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी ना रहे तो एसी नहीं चलाना चाहिए ज्यादा, मतलब हेल्थ के लिए दिक्कत है। क्यों? क्योंकि उस एसी को पता नहीं है कि हीट लेना है तो किससे लेना है, एयर से लेना है या आपके बॉडी से लेना है, उसको जहां से हीट दिखेगा वो सब जगह से ले लेगा, तो आपके बॉडी से भी हीट निकलेगा, हीट निकलने से प्यास लगेगी, डिहाइड्रेशन होगा, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि वर्षा के दिन में एसी फिर भी इफेक्टिव है, क्योंकि वर्षा के दिन में ह्यूमिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सराउंडिंग। सराउंडिंग में मतलब क्या, अब ये क्या है, सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग में एयर के पार्टिकल हैं, एयर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, एयर के एक एक मॉलिक्यूल में कुछ होगा ना कि कुछ पानी, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है वाटर को, तो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, तो एक एक मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा, मान लो अगर हवा में क्या है, हवा के मॉलिक्यूल हैं वो एयर को मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसकी क्षमता जितनी करने की है उसका मान लो 80% किया, तो हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं 80%, 90% किया ह्यूमिडिटी बोलते हैं 90%, जितना कर सकता था पूरा कर लिया तो ह्यूमिडिटी फुल हो गई। तो ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होती, कई जगह पे या कहीं भी इधर भी फील करोगे कि क्या है, गर्मी उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है, हवा नहीं चलती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा लगती है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो गर्मी ज्यादा फील होगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी ऑलरेडी जो आपके सराउंडिंग में एयर के पार्टिकल हैं वो ठीक ठाक ये ले चुके हैं, उसको मतलब एब्जॉर्ब कर चुके हैं वाटर वेपर, अब उसके पास कैपेसिटी नहीं है और स्टोर करने की, तो आपके बॉडी से हीट निकलेगा नहीं, क्योंकि आपके बॉडी से हीट निकल के कहां जाता है, सराउंडिंग के एयर में जाता है, लेकिन उसका पेट अपने भरा है हर एक मॉलिक्यूल का, तो वो आपके बॉडी से हीट को ले नहीं सकेगा, तो बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है। हमारी बॉडी से हीट निकलता है तो ठंडा फील होता है। इसलिए बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहेगा तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। क्यों नहीं सूखेगा कपड़ा? इसलिए नहीं सूखेगा, ठंड के वर्षा के दिन में नहीं सूखता है जल्दी। क्यों? क्योंकि वर्षा के में ऑलरेडी पानी पड़ रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल एयर के पार्टिकल अपने कंटेन है, उसका पेट खुद भरा है, तो खुद भरा है तो कपड़े से वो कहां से खींचेगा, कपड़े से पानी नहीं खींचेगा, वाटर वेपर को नहीं ले सकेगा, कपड़े से जब नहीं ले पाएगा तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा।
तो इसीलिए बोलते हैं कि एसी अगर हेल्थ के कॉन्सेप्ट से एसी अगर नॉर्मल डे में चलाना है तो पानी का कोई एक सोर्स रखना चाहिए कमरे में। क्यों? क्योंकि उसको लेना है, मतलब हीट को रिजेक्ट करना है, तो बॉडी से अगर वाटर वेपर निकलेगा उसके जगह वो उस सोर्स से वाटर वेपर ले सकेगा ज्यादा। तो इसलिए आप बहुत ज्यादा ह्यूमिड डे में देखोगे एसी के पीछे से पानी भी नहीं गिरता हुआ। तो पानी क्यों गिरता है? वही पानी सराउंडिंग से ले रहा है। जब गर्मी निकाल रहा है वेपर तो वाटर वेपर को ले रहा है, वही कंडेंस होकर बाहर तुमको पानी सा दिख रहा है। तो ये मामला है पूरा फंक्शनिंग, समझे? तो खैर मैं ये लिख लो। हाँ क्या पूछो? सर ये कि जैसे जो रेफ्रिजरेटर है, हाँ वो गर्म बाहर का हीट से ठंडा करता है। इसमें वो एरो तो दिए हैं लोअर से। हाँ तो लोअर से ही देंगे ना, एरो लोअर से ही ले रहा है रेफ्रिजरेटर जो है। तो खुद उसका मतलब लोअर का मतलब ये नहीं है कि लोअर सिंबल है कि रेफ्रिजरेटर जो है वो लोअर टेम्परेचर से कनेक्ट है। मतलब इसका टेम्परेचर क्या मेंटेन रखना है? लोअर, और रिजेक्ट किधर करना है? हायर में। तो ये लोअर टेम्परेचर जो डिवाइस है रेफ्रिजरेटर का, मतलब वो पूरा बक्से में कुछ फंक्शनिंग कर रहा है, कोई पार्ट है जो डिवाइस है जो फंक्शनिंग कर रहा है, जो हीट रिजेक्ट करने का काम कर रहा है। तो जो वो हीट रिजेक्ट करेगा वो कहां से करेगा? कम टेम्परेचर से करेगा। कम टेम्परेचर को और कम करना है। मान लो से हमको क्या दिखाना है? हमको दिखाना है 10 डिग्री है, इसको गिरा के हमको ले जाना है मान लो 4 डिग्री, और कहां ले जाना है? ऑलरेडी सराउंडिंग मान लो 20 डिग्री है। तो किससे रेफ्रिजरेटर का काम क्या होना चाहिए कि इसको 10 से 5 करे, यानी लोअर से हीट निकाले और हीट कहां भेजे? हायर की तरफ। तो ये सिंबॉलिक है, समझे? अब एक देखते हैं रेफ्रिजरेटर देखा, एक और वर्किंग डिवाइस है जो कि क्लॉसियस कर लें, क्लॉसियस गलती से लिखा गया हुआ क्लॉसियस। तो एक और डिवाइस है उसको बोलते हैं हीट पंप। क्लॉसियस पे बेस्ड 2 डिवाइस हैं, एक रेफ्रिजरेटर और एक इस प्रिंसिपल पे काम करता है हीट पंप। रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह जैसे है, और हीट पंप क्या है? जैसे ब्लोअर वगैरह है। तो हीट पंप का क्या काम है? ब्लोअर का क्या काम है? गर्म मेंटेन रखना। सराउंडिंग से गर्मी ज्यादा चाहते हो ना, ब्लोअर क्यों चलाते हैं? सराउंडिंग से ज्यादा गर्म रहे। तो हीट पंप नाम है, हीट पंप, हीट को पंप करना मतलब हीट देना। तो ब्लोअर चलाने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो उस पर भी वर्क करना होगा। बस यहाँ पे मैं इसके जगह लिख देता हूँ, रेफ्रिजरेटर के जगह पे हीट पंप लिख देता हूँ, HP। रेफ्रिजरेटर के जगह पे आपको फ्रेश फिगर बनाना, मैं इसी में काम चला रहा हूँ, आप फ्रेश फिगर बनाना। हीट पंप, अब देखो मामला वही होगा, Q2 है, Q1 है, ठीक है, दिस है, दैट है, जो भी है। तो ये हीट पंप। अब एक बात बताओ, हीट पंप है, बाकी कहानी ठीक है, जैसे है वैसे ही है। अंतर कहां आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या बोलेंगे? रेफ्रिजरेटर था, यहां बोलेंगे क्या? हीट पंप। हीट पंप क्या काम है? गर्म रखना कि ठंडा रखना? गर्म रखना। यानी उसमें जो इफेक्ट चाहिए वो हमको Q1 चाहिए, गर्मी चाहिए, ठंडा नहीं। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा? Q1। और एनर्जी इनपुट तो W ही चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा? Q1। तो ये क्या बन जाएगा? हीट पंप। तो हीट पंप, ब्लोअर। तो ब्लोअर और फ्रिज रेफ्रिजरेटर में यही अंतर है, तुम्हारा गर्म रखना है ठंडा रखना। अच्छा, एक होता है ब्लोअर, एक होता है तुम्हारा जाके रूम हीटर। रूम हीटर क्या करता है? रूम हीटर सिंपली कन्वेक्शन से काम करता है। मतलब उसमें क्या होता है कि हीटर के पास जो हवा आएगी वो गर्म होगी, ऊपर उठेगी, दूसरी हवा आई वो ऊपर उठी, फिर हवा इस तरह से करते करते कमरा गर्म हुआ। ब्लोअर क्या करता है? उसके जगह पे सीधा गर्म हवा को फेंक देता है। तो गर्म हवा को जब फेंक दिया तो वो हवा दूर तक जाके धक्का दी, तो वहां गर्म हुआ, कन्वेक्शन से उठा, फिर आया, तो ब्लोअर बड़े पार्ट में गर्म कर पाता है। तो हीट पंप ये हो गया। अच्छा, एक तो ये रिलेशन जो निकला, ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल के देखते हैं, निकालते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर, दोनों के फॉर्मूले का डिफरेंस है, देखो तो COP हीट पंप। हाँ अच्छा, वो मैं लिखा दूंगा, हाँ वो लिख सकते हो, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। वही जो मेंटेनेंस क्या लिखा था उसमें लोअर, यहाँ हाईयर टेम्परेचर, बस इतना ही करना है। अब देखो हीट पंप का फॉर्मूला क्या है, जरा बताओ। Q1/Q1 माइनस Q2 माइनस यहाँ क्या है? Q2/Q1 माइनस Q2
एलसीएम क्या आएगा? Q1 minus Q2 का होल स्क्वायर। एलसीएम में खतरनाक बोले तो ये क्या हो जाएगा 1, यानी हीट पंप माइनस रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट परफॉर्मेंस का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1, यानी किसका कोफिशिएंट परफॉर्मेंस ज्यादा होगा, हीट पंप का कि रेफ्रिजरेटर का? तो हीट पंप का कोफिशिएंट परफॉर्मेंस बोलेंगे 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर से 1 क्या है ज्यादा है। तो ये हो गया तुम्हारा इसकी कहानी। तो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, सीओपी रेफ्रिजरेटर। अच्छा सिंपली अगर ये करते हो लिखते हो तो लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में, जैसे लिखा है हीट पंप में क्या, हीट पंप इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स हायर टेम्परेचर, लोअर की जगह क्या लिख दोगे यहाँ पे हायर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग। तो पूरी कहानी लिखो। इससे रिलेटेड तीन बातें थी, एक तो केल्विन प्लैंक, एक क्लॉसियस और एक रिलेशन है। ये रिलेशन जनरली आपको कम दिखता है 11th लेवल पे, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए ठीक है और कंपटीशन के लिए ठीक है। एक होता है क्लॉसियस इनइक्वलिटी। ये चीज क्या है हम देखते हैं। दरअसल हमने जब शुरू किया था सेकेंड लॉ लिखाना, कल इंट्रोडक्शन दिया था आपको, तो उसमें लिखाया था कि सेकेंड लॉ को डायरेक्शनल लॉ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हीट फ्लो की डायरेक्शन बताता है। कैसे? एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट से बताया था, एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट से बताता है। तो इसको क्लॉसियस इनइक्वलिटी के से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है लिख लो। एंट्रोपी, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर और डिग्री ऑफ रैंडमनेस। एक ही बात है, डिसऑर्डर और डिग्री ऑफ रैंडमनेस। कितना ज़्यादा रैंडम मैनर में, कितना ज़्यादा ऑर्डरली नहीं है, कितना ज़्यादा जैसे तैसे है, कितना ज़्यादा डिसऑर्डर है। ओरिजिनल हकीकत जो है वो एंट्रोपी ही है, ओरिजिनल नेचर की हकीकत जो है वो डिसऑर्डरनेस ही है। कैसे कुछ भी है चीज़ें डिसऑर्डर, आपको एयर मॉलिक्यूल ही हैं, सब क्या है बिखरे हुए हैं, इधर उधर टक्कर मारा, गैस मॉलिक्यूल इधर उधर। नेचर का सच जो है वो डिसऑर्डर ही है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस ही है। रैंडमनेस क्या होता है? छितर पितर आप रूम अरेंज करते हो, बुक सब एक जगह रखे, किताब रखी, अच्छा सा सब अरेंज किए कॉपी, कुछ दिन बाद फिर से जैसे तैसे हो गया। फिर नेचर खुद बाद में चीजें क्या होती है, डिसऑर्डर होती है, फिर से अरेंज करते हो, फिर डिसऑर्डर होता है। तो डिसऑर्डरनेस होती है। कोई मान लो डिसऑर्डरनेस कुछ भी है, चींटियों का झुंड है, एक जैसा चल रहा है, आपने थोड़ा सा पानी गिरा दिया, सब इधर उधर बिखर गया, डिसऑर्डरनेस है। तो डिसऑर्डरनेस नेचर में होती है। डिसऑर्डरनेस का वजह नेचर में क्या है? ये जो वजह है वो है हीट। तो इनइक्वलिटी इसके रिलेशन दिया था क्लॉसियस ने। क्लॉसियस इनइक्वलिटी रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है ds ग्रेटर देन इक्वल टू dq बाई टी। ds ग्रेटर देन इक्वल टू dq बाई टी। यहाँ पे s से लिखते हैं एंट्रोपी को, s से लिखते हैं एंट्रोपी को। तो ds क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। dq क्या है? हीट ट्रांसफर। और t क्या है? टेम्परेचर। t क्या है? टेम्परेचर। t है टेम्परेचर, ये है चेंज इन हीट या हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, ट्रांसफर तभी होता है चेंज है कहीं से कहीं। और ये क्या है? एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज या चेंज इन एंट्रोपी। तो रिलेशन जो है, इसी रिलेशन को बोलते हैं क्लॉसियस इनइक्वलिटी। ds ग्रेटर देन इक्वल टू dq बाई टी। ये क्या बताता है? अब देखो, इस रिलेशन को दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। कैसे? एक पार्ट बोल सकते हैं ds ग्रेटर देन dq बाई टी, और दूसरा पार्ट बोल सकते हैं ds इक्वल टू dq बाई टी। ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है तो इसमें फर्क है। जैसे इसमें से हम निकालते हैं, एक बार हम बोल रहे हैं ds ग्रेटर देन dq बाई टी, ग्रेटर देन इक्वल टू लिख रहे हैं, और एक बात बोल रहे हैं ds इक्वल टू dq बाई टी। दोनों में फर्क है। ds ग्रेटर देन dq बाई टी, इसका मतलब क्या है? ये है, लिख लो, बीच में रुक गया था तो क्या बोल रहे थे कि ds ग्रेटर देन इक्वल टू dq बाई टी। दो पार्ट में हो सकता है। पहला पार्ट है ds ग्रेटर देन dq बाई टी, और दूसरा हम बोल सकते हैं ds इक्वल टू dq बाई टी। तो पहले पार्ट को देख रहे थे, इसको जरा लिखा रहा था तो लिख लो, समझ लेते हैं। फिर लिखना पहला में, फॉर एनी रियल प्रोसेस
द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल एंट्रोपी ds लिखा है, टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, बढ़ना, इंक्रीज, ठीक है, टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस। रियल प्रोसेस यानी सच का जो प्रोसेस नेचर में हो रहा है उसमें क्या होता है, उसमें एंट्रोपी जो होता है वो हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है। आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं, कोई हीट एक्सचेंज नहीं करता है सिस्टम सराउंडिंग के साथ, तो आइसोलेटेड सिस्टम के साथ ये आइसोलेटेड जो सॉरी वो इंसुलेटेड, ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए तुम्हारा ये क्या होगा, ds ग्रेटर देन dq/t, और दूसरा दिया गया ये क्या है, ये आइडियल केस है, आइडियल मतलब रिवर्सिबल केस। सेकंड लिखना नीचे, सेकंड क्या लिखे, द टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। सेकंड में टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, क्लियर, इन रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है ds इक्वल टू dq/t, और तुम्हारा रियल प्रोसेस के लिए ds ग्रेटर देन dq/t, यानी जिस रेट से तुम्हारा हीट ट्रांसफर होगा उससे ज़्यादा रेट से क्या है, एंट्रोपी में चेंज होगा। क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि नेचर में ऑलरेडी डिसऑर्डरनेस है पहले से मौजूद। समझ में आ रही बात, पहले से डिसऑर्डरनेस है तो कोई वैल्यू पहले से है, उसके बाद तुमने और हीट ट्रांसफर किया, मतलब हीट में डिफरेंस किया, हीट में अगर चेंज हुआ, टेम्परेचर में चेंज से हीट में चेंज हुआ तो डिसऑर्डरनेस क्या हो गया, और बढ़ गई, पहले से मौजूद था और बढ़ गई, तो ये रियल नेचर में ये ज़्यादा होती है इससे। और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, एक आइडियल प्रोसेस है, कोई लॉस वगैरह की बात नहीं करते। अगर हम आइडियल प्रोसेस बोल रहे हैं तो एंट्रोपी शुरू में है ही नहीं, हमने जैसे जैसे हीट देना शुरू किया एंट्रोपी भी उसी रेशियो में, उसी इक्वलिटी में बढ़ गई, उसी इक्वलिटी में, तो इक्वलिटी है तो ये तुम्हारा रिवर्सिबल। और ये अच्छा, इससे एक बात और जरा देख के देखें इंटरेस्टिंग चीज कि ds ग्रेटर देन इक्वल टू dq/t। थोड़ी देर के लिए हम सोच रहे हैं, मान लो q अगर dq 0 है, मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, हीट का अगर एक्सचेंज नहीं हो रहा तो ds भी क्या हो जाएगा, रिलेशन दिख रहा है, ds भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी एंट्रोपी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट में चेंज 0, यानी एंट्रोपी होगी ही नहीं अगर क्या है, हीट ट्रांसफर क्या है, 0 इसमें। तो बात समझ में आया, तो हमने पहले वही बताया था शुरुआत में जब लिखाया था कि सेकेंड लॉ क्या करता है, सेकेंड लॉ तुमको डायरेक्शन बताता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, यानी हीट की डायरेक्शन किधर होगी, हीट फ्लो की, जिधर एंट्रोपी बढ़ रहा होगा, जिधर एंट्रोपी बढ़ेगा, जिधर रैंडमनेस बढ़ेगा उधर हीट ट्रांसफर, ऑब्वियस बात है, जिधर हीट ट्रांसफर होता है उधर ही तो मॉलिक्यूल क्या होगा, इधर उधर भागेंगे एनर्जी को पाके, रैंडमनेस तो उधर ही बढ़ेगी जिधर हीट सप्लाई होगा। डायरेक्शन इस तरह से बताता है कि एंट्रोपी जिधर चेंज होगा उधर ही हीट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो इतनी कहानी आपकी लॉ की कंप्लीट है, इधर हो गया। अब इसमें एक बच गया है कार्नोट साइकिल, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कार्नोट साइकिल और इसके न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे।